नमस्कार, मैं प्रवीण झा। आप सुन रहे हैं एक दुनिया कई आयाम। पिछले एपिसोड में मैंने बात की चीन में चंगेज खान या मंगोलों के प्रवेश की। मंगोलों की एक खासियत रही कि वे स्वयं को बदलते रहे। जो जहां गया वहीं का होता चला गया। वहां के रीति रिवाज और बाद में आस्थाएं भी अपना ली। वे अपनी संपत्ति पर कब्जा कर वापस मंगोलिया में जाकर जमा नहीं करते, वहां जाकर राजमहल नहीं बनाते, बल्कि वे जहां गए वहीं राजधानी बनती गई। इसलिए यह प्रश्न कि मंगोलों का धर्म क्या था, इसका उत्तर इस पर निर्भर करता है कि हम किस कालखंड और कहां के मंगोलों की बात कर रहे हैं। जब वे उत्तरी मंगोलिया के खानाबदोशी थे तो उन पर शामन या तेंगरी ऐसी पंथ का प्रभाव था। जो खेमा चीन की तरफ आया वहां बौद्ध प्रभाव आया। जो मध्य और पश्चिम एशिया की तरफ गया उन पर इस्लाम का प्रभाव आता गया। वहां के स्थानीय लोगों से संबंध हुए। आज यह कहना कठिन है कि किस मंगोल वंशज के अंदर कितना तुर्क है, कितना स्लोव है, कितना चीनी डीएनए है। यह भी कहना कठिन है कि आज के मंगोलिया में उन मंगोलों के कितने डीएनए हैं जो चंगेज खान के समय थे। यह तो एक उड़ंत घुमंतु जनसंख्या थी जिसके तार जोड़ने में बड़े बड़े विशेषज्ञ हाँफ जाए। अब कुबलई खान का उदाहरण लें तो उसने चीन पर चढ़ाई और विजय मुख्यतः समुद्री रास्ते से पाई। इस वाक्य से ही सर चकरा जाता है कि ये रेगिस्तानी मंगोल जहाज चलाना कब सीख गए। जाहिर है कि यह नौसेना मंगोल न होकर उन चीनियों से बनी थी जो उनके साथ आए थे। कुबलई के दरबार में जो दादू बीजिंग में स्थित था, उसमें ऐसे चीनी बुद्धिजीवी थे जो कन्फ्यूशियस के अनुयायी थे। वहां का कारोबार भी चीनी लिपि में चल रहा था। वहां सोंग साम्राज्य से जो सेनापति नाराज थे वे भी धीरे धीरे कुबलई के खेमे में आने लगे थे। 1271 ईस्वी में यांगत्से नदी के मुहाने पर कुबलई के जहाज लग चुके थे। वहां से नदी के रास्ते हमला कर उन्होंने चीनी नगर जीतने शुरू किए। अगले 5 वर्षों में अधिकांश चीनी नगर गिर चुके थे और राजधानी हांगझू जीत ली गई थी। चीनी राजपरिवार भागकर पर्ल नदी के डेल्टा में छुप गया। उन जंगलों में कुछ वर्षों तक बचे रहे, लेकिन वे भी जानते थे कि चीन उनके हाथ से जा चुका है। कुबलई ने नए साम्राज्य की घोषणा कर दी जिसका उसने चीनी नाम ही रखा, युआन यानी महाशक्ति। 19 मार्च 1279 ईस्वी को कुबलई खान के सैनिक चप्पू चलाते हुए उस डेल्टा में पहुंचे जहां लकड़ी का राजमहल बनाया गया था। वहां एक मचान पर खड़ा 7 वर्ष का आखिरी सोंग राजा हुएजोंग बाल कौतुक में यह युद्ध देख रहा था। उसके मंत्री लू जियुफू ने कहा, हमारे राज्य की त्रासदी है कि हम आज लाचार हो गए हैं। अब हमें और बेइज्जती नहीं बर्दाश्त होती। यह कहकर उसने उस बालक राजा को अपनी गोद में लिया और समंदर में कूद गया। चीनी कवियों ने इसे अलंकृत करते हुए लिखा है कि बालक राजा के हाथ में एक सफेद तोता था जिसने अपने पंख फड़फड़ाए और उसने भी समुद्र में डूबकर अपनी जान दे दी। जब सोंग साम्राज्य का अंत हो रहा था, रेशम मार्ग के पहाड़ों और रेगिस्तानों को लागते हुए कुछ इतालवी कुबलई खान के दरबार में पहुंच चुके थे। निकोलो और उसके भाई माफियो से तो कुबलई परिचित था। इस दफे एक नवयुवक भी साथ आया था। कुबलई ने पूछा, यह नौजवान कौन है? निकोलो ने कहा, यह मेरा बेटा है, मार्को पोलो। मैं आपको झू हेंग द्वारा कुबलई खान को लिखी एक चिट्ठी में से एक वाक्य कह रहा हूं। अगर हर गांव में विद्यालय खोले जाएं, उन्हें सिखाया जाए कि राजा और प्रजा के मध्य क्या रिश्ता है,
तो 10 वर्ष के बाद हर जिले में बेहतर प्रशासनिक अधिकारी मौजूद होंगे। एक विदेशी ताकत होने के बावजूद मंगोलों ने लंबे अंतराल के बाद चीन को एकीकृत कर दिया था। प्रशासन कन्फ्यूशियस और झू झी की शिक्षा के आधार पर चलने लगा था। मंगोलों को चीनी कायदे कानून सिखाने के लिए कुबलई खान राष्ट्रीय अकादमी जैसी संस्था बनी। कुबलई ने एक झील के किनारे विशाल उद्यान और संगमरमर का राजमहल बनाया, चीनी तस्वीरें लगवाई, ड्रैगन की मूर्तियां बनवाई। संभवतः वह भी मान चुका था कि चीन मंगोलों से कहीं उन्नत संस्कृति है और वहां थोपने के लिए कुछ खास मंगोल विरासत है नहीं। बेहतर था कि वही चीन के तौर तरीके सीख जाए। दूसरी बात कि कुबलई खान के समय चीन अधिक वैश्विक होने लगा था। रूस और एशिया के बड़े हिस्से पर मंगोल कबीलों का राज था, तो लोगों का आना जाना लगा रहता था। उम्र के साथ कुबलई खुद भी कला, नृत्य और नाटकों का शौकीन बनता गया। कुबलई पर बौद्ध प्रभाव भी आने लगा और उसने नेपाल के एक वास्तुकार से बौद्ध स्तूप बनवाया। वहीं दूसरी तरफ रूस में उसके एक भाई बरके खान ने इस्लाम कबूल कर लिया था। वहां से कुछ नए मुसलमान चीन आने लगे, जिन्होंने मस्जिद बनवाए। राजधानी में एक ऐसा मंदिर बनाया गया जहां एक साथ ताओ, कन्फ्यूशियस, बौद्ध, शामन सभी आराधना कर सकते थे। ब्रिटिश इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन के अनुसार कुबलई खान उस कालखंड का सबसे सहिष्णु राजा था। जब यूरोप में गैर कैथोलिक मारे जा रहे थे, चीन में हर धर्म फल फूल रहा था। लेकिन इस वर्णन पर कुछ भी पक्का कह पाना कठिन है। कुबलई खान की पूरी राजधानी बाद में तोड़ दी गई और उसके अवशेष ढूंढने कठिन है। मार्को पोलो की लिखी किताब मेरे पास है, जो उसने कभी लिखी ही नहीं। मार्को जब 1295 ईस्वी में इटली लौटा था, तो वह जेनोवा के एक जेल में डाल दिया गया था। उसके कमरे में दूसरा कैदी रुस्ताचिलो एक शौकिया लेखक भी था। मार्को ने अपने कथित चीन यात्रा और कुबलई खान के किस्से उसे सुनाए, जो उसने बढ़ा चढ़ाकर लिख डाले। कई वर्षों तक मार्को पोलो का लिखा या मार्को पोलो द्वारा कहा गया यह इतिहास एक इतिहास की तरह देखा जाता रहा। इसके नकल बने, अनुवाद हुए। कोलंबस जैसे नाविकों ने इसे एक गाइड की तरह पढ़ा, लेकिन बाद में लोगों को लगने लगा कि यह मार्को पोलो की जो पूरी कहानी है वह झूठी है। मार्को कभी चीन गया ही नहीं और कुबलई के किस्से उसने कहीं सुन लिए होंगे। खैर, मार्को के अनुसार कुबलई खान ने उसे 3 वर्ष के लिए यांगझू का गवर्नर बनाया था। यांगझू आज के शंघाई के निकट एक बड़ा नगर हुआ करता था। इतिहासकारों को यह बात पच नहीं रही थी कि एक इतालवी ईसाई व्यक्ति को इस तरह गवर्नर बना दिया जाए। लेकिन एक दिन कुछ सबूत यूं ही मिल गए। 1951 में यांगझू शहर की पुरानी इमारतों को तोड़ते समय एक ईसाई कब्र मिली। यह कैटरीना इल्लोनी नामक एक इतालवी महिला की कब्र थी, जिस पर स्पष्ट रूप से लिखा था जून 1342 में मृत्यु हुई। इससे पूरी बात साबित नहीं होती, लेकिन यह कहा जा सकता है कि मार्को पोलो के समय चीन में कुछ इतालवी परिवार मौजूद थे। मार्को की किताब के पहले कुछ पन्नों का सारांश मैं सुना रहा हूं। मार्को के पिता निकोलो और चाचा माफियो पहले सराय, जो कि रूस में है, वहां पर बरके खान के दरबार पहुंचे। वहां उनका स्वागत हुआ, लेकिन बरके खान और हलाकू खान के मध्य युद्ध छिड़ जाने के कारण वे वापस नहीं लौट सके। वे बरके खान के कहने पर बुखारा के रास्ते चीन पहुंचे। वहां कुबलई खान ने उनकी खूब आवभगत की। जब उसने ईसाई धर्म के गुणगान सुने, तो उसने पोप के नाम एक चिट्ठी दी, जिसमें अच्छे ईसाई प्रचारकों को भेजने का अनुरोध था। साथ ही उसने जेरूसलम के गिरजाघर से पवित्र तेल लाने को कहा। वे जब तक वापस लौटे, पोप मर चुके थे और नए पोप नियुक्त नहीं हुए थे। जब वे खाली हाथ वापस चीन लौटे, तो कुबलई ने गुस्से में कहा, चले जाओ यहां से। जब तक मेरा काम पूरा नहीं करते, मुझे मुंह नहीं दिखाना। तुम्हारा यह बेटा मार्को तब तक मेरे पास गिरवी रहेगा। यहां पर एक रोचक प्रश्न बनता है, अगर वाकई पोप को चिट्ठी मिल जाती, ईसाई प्रचारक आ जाते, जेरूसलम का तेल चीन आ जाता,
कुबलई खान अगर ईसाई बन जाता तो चीन का भविष्य कैसा होता। ईसाइयों और मुसलमानों के मध्य जेरूसलम के लिए क्रूसेड चल रहे थे और उस बीच में ही मंगोल आ गए। इससे समीकरण बदलने लगा। जिसके साथ भी शक्तिशाली मंगोल जाते, जाहिर है क्रूसेड में उसका पल्ला भारी हो जाता। चीन के इतिहास में क्रूसेड की चर्चा का मेरा इरादा नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर कुछ बातें रखता हूं। जेरूसलम पर जब मुसलमानों का कब्जा हुआ तो उसे वापस लेने के लिए ईसाइयों ने 11वीं से 13वीं सदी तक 9 छोटे बड़े युद्ध लड़े। जब ईसाई बारंबार हारने लगे तो एक अफवाह उड़ने लगी कि पूरब से एक ईसाई राजा प्रेस्टर जॉन की सेना आएगी और मुसलमानों को हराएगी। जब मंगोल कबीलों का तेजी से आक्रमण शुरू हुआ और बगदाद नेस्तनाबूद कर दिया गया, ईसाइयों को लगा कि अब गया खलीफा राज। वे अपने शत्रुओं के इस नए शत्रु में अपना दोस्त देखने लगे। हालांकि इन्हीं मंगोलों ने रूस में ईसाइयों का कत्लेआम भी किया था और उनका ऐसा कोई इरादा नहीं था, यानी उनका क्रूसेड में ईसाइयों का साथ देने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन दोनों खेमों से, यानी मुसलमान और ईसाइयों दोनों खेमों से यह प्रयास होने लगे कि मंगोलों का धर्म परिवर्तन कराया जाए। रूस की तरफ मंगोल गोल्डन होर्ड के बरके खान ने इस्लाम मजहब स्वीकार किया। हलाकू खान और कुबलई खान को ईसाई जामा पहनाने के प्रयास होने लगे। उन दिनों चीन से लेकर मध्य एशिया तक एक नेस्टोरियन ईसाई पंथ फैल रहा था। कुछ स्रोत कहते हैं कि हलाकू खान की मां और सबसे प्रिय पत्नी दोनों ही नेस्टोरियन ईसाई थे। वहीं कुबलई खान भी ईसाई धर्म में रुचि ले रहा था और इसी शर्त पर मार्को पोलो को गिरवी भी रखा था कि ईसाई प्रचारक चीन आए। इसलिए यह प्रश्न कि कुबलई और हलाकू खान ईसाई बन जाते तो क्या होता, रोचक बन जाता है। अगर ऐसा होता तो मंगोल भी धर्म युद्ध में होते, बल्कि मंगोल 8वें और 9वें धर्म युद्धों में ईसाइयों की तरफ से लड़े भी। हलाकू खान तब तक मर चुका था। उसके बेटे ने मात्र 10,000 सैनिकों को ईसाइयों का साथ देने भेजा और उसमें ईसाइयों की हार हुई। अगली सदी में मंगोल ही खत्म हो गए। इसलिए यह प्रश्न अधूरा ही रह गया कि यूं होता तो क्या होता। यहां मैं उससे पहले चीनी यात्री का भी जिक्र कर दूं जो यूरोप गया। रब्बन साओमा नामक मंगोल को कुबलई खान ने जेरूसलम भेजा था। रब्बन भी नेस्टोरियन ईसाई था और जेरूसलम की पवित्र भूमि देखना चाहता था। वह पहले फारस पहुंचा, जहां से उसे मंगोलों ने पोप के नाम चिट्ठी दी। उसने इंग्लैंड के राजा एडवर्ड प्रथम से भी मुलाकात की, जो ईसाइयों के क्रूसेड का नेतृत्व कर रहे थे। यह इतिहास में फ्रैंको मंगोल गठबंधन के नाम से जाना जाता है, जो कभी पूरी तरह बना ही नहीं। 1295 ईस्वी में बूढ़े कुबलई खान की अपने महल में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके वंशज आपस में लड़ने लगे। मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के मंगोल भी बिखरने लगे। चीन की पीली नदी में एक बार फिर से बाढ़ आई। आखिर दुनिया के सबसे शक्तिशाली कबीले कहे जाने वाले मंगोलों का अंत चीन के मामूली चूहों ने किया, जब दुनिया में पसरने लगी काली मौत, यानी ब्लैक डेथ। काली मौत मानव इतिहास की सबसे मारक महामारी मानी जाती है, जिसने 14वीं सदी में 10 करोड़ से अधिक लोगों की जान ले ली। यह एशिया और यूरोप में बहुत तेजी से पसरी और इसके दूरगामी परिणाम हुए। जैसे यूरोप में उस कालखंड में अपने ही परिवार में विवाह होने लगे, यानी अपने भाई बहनों में विवाह होने लगे, क्योंकि लोग इतने घट गए थे कि और कोई चारा नहीं बचा था। वहीं कई क्षेत्रों में लोग नरभक्षी होने लगे थे, क्योंकि खाने को कुछ नहीं था। लेकिन इस महामारी की शुरुआत कहां से हुई? यह प्लेग बीमारी यर्सिनिया पेस्टिस नामक एक जीवाणु से फैली थी। वैज्ञानिकों को यह सबूत मिले हैं कि चीन के चूहों में यह जीवाणु बसा करते थे। चीन में एक नेस्टोरियन ईसाई मठ के आसपास की खुदाई में इस बीमारी के सबसे पुराने चिन्ह मिले। इस बीमारी के दुनिया में पसरने के पीछे मंगोल साम्राज्य में रेशम मार्ग और समुद्री रास्तों से व्यापार
और चीन से बढ़ते वैश्विक संबंधों की भूमिका बताई जाती है। मैं सारा ठीकरा चीन पर नहीं फोड़ रहा, मगर यह एक संभावना है जो दर्ज है। यह तो खैर आधुनिक विज्ञान की बात हुई। उस जमाने में इसको ईश्वर के आदेश की तरह भी देखा गया। अचानक पीली नदी में बाढ़ का आ जाना, उसके बाद सूखा आ जाना, भुखमरी और फिर यह काली मौत एक भविष्यवाणी की तरह नजर आई। चीन के कई नगरों में आकाश में ड्रैगन दिखने की अफवाह चल पड़ी। राजधानी दादू, जो अब बीजिंग कहलाता है, वहां पर कई लोगों ने कहा कि उन्होंने ड्रैगन देखा है। ड्रैगन तो खैर क्या देखा होगा, मगर मंगोल शासन हिल गया। जगह जगह विद्रोह होने लगे, अलग अलग क्रांति दल बन गए। बौद्धों ने यह कहना शुरू कर दिया कि मैत्रेय बुद्ध यानी भविष्य के बुद्ध का अवतरण हो चुका है और यह मंगोलों से निजात दिलाएंगे। एक कपड़ा व्यापारी झू शुहोई ने स्वयं को बुद्ध घोषित करके अपनी सेना बना ली। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने एक लाल पगड़ी वाली सेना बना ली, रेड टर्बन आर्मी। लेकिन मंगोल शासन इतना व्यवस्थित हो चुका था कि इन विद्रोहों को कई जगह दबा दिया गया। कुबले खान के समय डंडा राज की जरूरत कम पड़ी थी। इस काल में मंगोल शासन ने संभवतः अधिक क्रूरता की और विद्रोही किसानों को बुरी तरह मारा गया। हालांकि वर्तमान संघाई के निकट क्षेत्रों पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया, लेकिन वह चीन का छोटा सा हिस्सा था। विद्रोह बिखरे हुए थे, कोई एक वजह नहीं थी जिससे पूरे चीन की जनता एक हो जाए। उन्हीं दिनों एक युवक ने महामारी में अपने परिवार को खो दिया था। वह बौद्ध मठों में भटकने लगा, क्योंकि वहां एक कटोरा चावल मुफ्त मिल जाता था। आखिर वह एक तांत्रिक पेंग के पास आया, जो अपने अनुयायियों के साथ क्रांति की योजना बना रहे थे। पेंग कह रहे थे, ये विदेशी मंगोल हमारी संस्कृति में इस कदर प्रवेश करते जा रहे हैं कि हम भी आधे मंगोल बनते जा रहे हैं। अगर हमें इन्हें हराना है तो मंगोलों के हर निशान मिटाने होंगे। स्मरण रहे कि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई इन मंगोलों से है। उस युवक झू युआन झांग को वह नारा मिल गया जिससे पूरे चीन को एक किया जा सकता था, मंगोलों को बाहर निकालो। यह एक ऐसा नारा बना कि मंगोलों के चीन मूल सैनिकों ने भी आदेश मानने बंद कर दिए। आखिर 1368 ईस्वी में कुबले खान के वंशज राजा तोगन तैमूर को चीन छोड़कर मंगोलिया भागना पड़ा। तेजी से दुनिया में फैला मंगोल साम्राज्य एक सदी के अंदर ही खत्म हो गया। सड़क से उठकर चीन की गद्दी तक पहुंचने वाले झू ने राजमहल की मुंडेर से कहा, अंधेरा खत्म हुआ, एक सदी के बाद हमारे राज्य में प्रकाश आया है। प्रकाशमय के लिए चीनी शब्द है मिंग। अगली 3 सदियों तक चीन में मिंग वंश का राज रहा। एक किसान का बेटा जो तानाशाह बन गया। चीन की यह कहानी हमने पहले हान वंश के संस्थापक लियू दांग के लिए पढ़ी, अब मिंग वंश के संस्थापक झू होंगू के लिए पढ़ रहा है। आगे कम्युनिस्ट चीन में माओ त्से तुंग के लिए भी यही बात जानेंगे। मिंग वंश चूंकि 14वीं सदी की बात है तो उसके चिन्ह मिलने सुलभ है, चाहे वह चाइना गेट हो, फॉरबिडन सिटी हो, चीन की मौजूदा दीवार हो या चीनी मिट्टी के बर्तन हो, ये सभी मिंग काल के हैं। मंगोलों को बाहर का रास्ता दिखाने के बाद झू ने सभी मंगोल निशान मिटाने शुरू कर दिए। उसने मंगोल राजधानी और राजमहल ही छोड़कर एक नई राजधानी शंघाई के निकट नानजिंग में बनाई। वहां बौद्ध मठों में बनाए गए ईंट से दीवारें खड़ी की गई, नया महल बनाया गया। झू ने जनता से कुछ यूं कहा, हमारे राज्य की ताकत है कृषि, हमारी जमीन अन्न पैदा करने के लिए है, विदेशियों की आवभगत करने के लिए नहीं। हमें दूसरों से व्यापार करने और दूसरे देशों में सामान भेजने के लिए परिश्रम नहीं करना चाहिए। हमें वही चीजें उपजानी या बनानी चाहिए जो हमारी जरूरत है। हमें अपनी संस्कृति में कोई मिलावट नहीं करनी चाहिए। हम एक बार इन विदेशी मंगोलों को भुगत चुके हैं, आगे यह गलती कभी ना हो। चूंकि वह स्वयं किसान परिवार से था, उसे उद्योगों में कोई खास रुचि नहीं थी, बल्कि उसे यह भ्रष्टाचार के माध्यम नजर आते थे।
उसने चीन को बुद्ध, लाओ त्से और कन्फ्यूशियस के रास्ते पर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन ऐसा करते हुए वह हद दर्जे का शक्की बनने लगा। उसे अपने आसपास हर व्यक्ति भ्रष्ट और अवसरवादी नजर आने लगा। उसने न सिर्फ अपने मंत्रियों बल्कि अपने प्रधानमंत्री तक को दंडित किया और खुद ही सर्वे सर्वा बन गया। यह कहीं ना कहीं उस एक व्यक्ति तानाशाही की शुरुआत थी जिसकी कुछ छाप आज तक चीन में दिखती है। हजारों लोगों को बंदी बनाया गया, कई मौत के घाट उतारे गए। जिन 24 सहयोगियों की वजह से वह गद्दी तक पहुंचा था, उनमें से 9 को उसने मृत्युदंड दे दिया। इन सब के बावजूद वह जनता में एक आदर्श की तरह देखा गया और आज भी सम्मानित है। उसके मरने के बाद कुछ समय के लिए उसका 20 वर्षीय पोता गद्दी पर बैठा। जल्द ही उस परिवार के एक व्यक्ति योंगले ने हमला कर पूरा राजमहल जला दिया। मिंग वंश का दूसरा राजा अपने महल सहित जलकर राख हो गया। चूंकि राजमहल ही भस्म हो गया था, अब वहां राज करने का कोई अर्थ था नहीं। योंगले पुनः मंगोलों की बनाई राजधानी लौटा और वहां के सभी मंगोल भवनों को गिराकर एक नया नगर बसाया, बीजिंग। बीजिंग में ही वह महल और विशाल राजसी नगर बसाया गया, जिसे वर्जित नगर या फॉरबिडन सिटी कहते हैं। इसमें 800 कमरे और कई बड़े आगार थे। झूक के ठीक विपरीत योंगले ने विदेशों से व्यापार को अपना मुख्य एजेंडा बनाया। चीनी नव वर्ष पर उसने तियनमान दरवाजे पर तमाम पड़ोसी और सुदूर राज्य के दूतों को आमंत्रित कर स्वयं को विश्व सम्राट कहा। उसके साथ खड़ा था उसका हिजरा कमांडर झेंग हे। कथित रूप से झेंग हे का पिता उन पहले चीनी मुसलमानों में था जिसने मक्का के हज की यात्रा की थी। झेंग हे ने 62 जहाजों और 27,000 लोगों के साथ 1405 ईस्वी में समुद्री यात्रा शुरू की। यह तो शायद तय ही था कि आखिर पहुंचना कहां है। वहीं जहां उसी सदी में एक पुर्तगाली ने भी लंगर गिराए, चीन का जहाज पहुंचा कालीकट।